हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। केंद्र सरकार के द्वारा एक और बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया गया है। सामने आप पैनल पर इस सूचना को देख रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के अंतर्गत अब कोई भी केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाला सरकारी कर्मचारी हिस्सा ले सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि कई बार RSS को लेकर के विवाद की स्थितियां भी पैदा होती रही हैं और इसका इतिहास भी थोड़ा सा विवादों से भरा हुआ रहा है। तो हम लोग इस ब्रीफ चर्चा के द्वारा ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर RSS का मतलब क्या है, किन परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में इसकी क्या कुछ भूमिका रही थी, क्या कुछ विवाद के मसले रहे और साथ ही किन परिस्थितियों के कारण इस पर लगातार कुछ प्रतिबंध की स्थितियां भी सामने देखी गई। और इन सभी के मद्देनजर यह टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, हम लोग पॉलिटिकल वे में इस चर्चा को नहीं लेकर चलेंगे और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में भी सच कोई पॉलिटिकल टाइप से कमेंट नहीं कीजिएगा कि ये ऐसा है ये वैसा है। हमारा मेन जो सरोकार रहेगा वो ये रहेगा कि साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के जिस तरीके से एक इतिहास के स्तर पर आपको जानकारी होनी चाहिए और एट प्रेजेंट केंद्र सरकार ने जो ये स्टेप लिया है वो किस आधार पर लिया है, ये हम लोग केवल समझेंगे। हम लोग विषयांतर नहीं जाएंगे। क्लियर? यहाँ पर मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना भी दे देना चाहूंगा कि स्टडी IQIAS टीम के द्वारा P2I बैच की शुरुआत कर दी गई है और 27 जुलाई से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फी जो है वो मात्र 27,999 रुपये है। आप इसके लिए दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप GS की कंप्लीट तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही आपको इसके अंतर्गत 1000+ आवर्स की कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, लाइव कक्षाओं की सुविधा आपको मिल रही है। इसके अलावा आपको मेंटरशिप की सुविधा, PT और मेंस के स्तर पर टेस्ट सीरीज की सुविधा और साथ ही आप यदि इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और प्री 2025 को क्वालिफाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी फी पूरी तरीके से वापस हो जाएगी और आपकी संपूर्ण तैयारी बिल्कुल निःशुल्क होगी। तो आपके लिए कमिटमेंट है, प्रतिज्ञा है कि यदि आप IAS प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए एक सुनहरा अवसर आगे भी आ सकता है और इसी लिहाज से यह कोर्स अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इस कोर्स को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए और इससे आपको लाभ होगा, निश्चित तौर पर लाभ होगा। आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। RSS के दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो पहले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं ये हैं KB हेडगेवार जी, जिनके माध्यम से ही, जिनके जरिए ही RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई। हम लोग इसके इतिहास को देखेंगे और एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में अक्सर जानकारी मिलती है जिनका नाम है MS गोलवलकर जी, जिन्होंने बाद के समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के जो नई प्रवृत्तियां हैं उसको महत्व दिया और इस संदर्भ में जो इसका इतिहास है उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। दोस्तों, साल 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां उस समय बन रही थी जिसके कारण एक कांग्रेसी ने असंतोष जाहिर करते हुए ही इस संगठन की स्थापना की थी। अब आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, क्या रे सर, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कांग्रेस तो RSS के एकदम विरोध करती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जिन KB हेडगेवार जी की मैं बात कर रहा हूं वे दरअसल एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ही थे, कांग्रेसी नेता ही थे। होता यह है कि जब 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन चल रहा होता है और 1922 में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि चौरी चौरा कांड की घटना घटती है और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन लंबे समय से चल रहा था उसको उन्होंने वापस लेने का निर्णय ले लिया। इसके बाद महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया जाता है और उस समय की जो परिस्थितियां थी वो बहुत ही तितर बितर वाली परिस्थिति थी। ऐसा सच कोई नेतृत्वकर्ता भारत के समक्ष में या फिर कांग्रेस के समक्ष में नहीं दिख रहा था जिसके नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस आगे बढ़े, है ना। और कई सारी गतिविधियां उस समय देखी जाती हैं। परिवर्तनवादी और गैर परिवर्तनवादियों का एक दल बनता है, स्वराज दल इसी बीच में 1923 के समय में सामने आता है। ये सारी परिस्थितियां निर्मित होने लगी। और दूसरी घटना एक और घट रही थी कि
हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के भी जो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसके बाद से जो स्थितियां हैं वो परिवर्तित होने लगी थी। और इन्हीं के दौरान में, इन्हीं स्थितियों के दौरान में जो KB हेडगेवार जी थे और इनके समर्थक जो थे वो इन परिस्थितियों से नारुष्ट थे, असंतुष्ट थे, और उन्होंने इस असंतोष का इजहार एक नए संगठन के निर्माण में किया और वर्ष 1925 में इस RSS की स्थापना कर दी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर दी, जिसमें हिंदुत्व और हिंदू धर्म को लेकर के बहुत अधिक प्रभावित तौर पर जो भी लोग उसमें शामिल हो सकते थे उनको इसमें शामिल होने के लिए कहा भी गया। उनका प्रभाव जो है और अधिक आगे बढ़ता भी चला गया और देन फिर इसके संदर्भ में कई सारी विवाद की स्थितियां भी आगे देखने को मिलती हैं। हम लोग उस विवाद में बहुत अधिक जाएंगे नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है वो उससे जुड़ा हुआ है, हम लोग उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट ये कर दूंगा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में RSS के अलग अलग पक्षों की क्या कुछ स्थितियां यहाँ पर दिखती हैं। तो एक जो पक्ष है वो ये कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के समय में इसने ये निर्णय लिया कि भाई हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड माय फ्रेंड्स कि 1939 से लेकर के 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति पनपती है और कांग्रेस के इजाजत के बिना, कांग्रेस की सहमति के बिना ब्रिटिश सरकार ने क्या निर्णय लिया था कि भाई ये निर्णय ले लिया कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया। 28 माह की कांग्रेस की सरकार थी, इसने इस्तीफा दे दिया, है ना। तो ये सारी स्थितियां घटती हैं। शायद आपने आधुनिक भारत में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको यहाँ पर संकेत कर दे रहा हूँ कि ऐसी कुछ स्थितियां घटी थी। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ऐसा लग रहा था कि यदि हम सरकार का विरोध करेंगे तो इससे हमें नुकसान पहुंच हो सकता है, तो यहाँ पर सरकार का विरोध करने से इसने मना कर दिया। इसके बाद एक जो और महत्वपूर्ण स्थिति बनती है वो होती है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति बनती है, महात्मा गांधी ने जब ये कहा कि भाई अब डू और डाई की स्थिति आ गई है, तो फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भी RSS ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि ये सरकार से सीधे सीधे टकराने की स्थिति में नहीं था। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियां हम लोग सामने देख रहे हैं। कई बार एग्जामिनेशन में इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि कौन कौन से संगठन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे, नहीं किए थे, क्योंकि उस समय कई सारे संगठन थे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। कई सारे ऐसे छोटे मोटे संगठन थे, हिंदू महासभा भी उस समय बन चुका था, या फिर जो मुस्लिम लीग है वो भी सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहा था। कई सारे ऐसे यूनियनिस्ट पार्टी थी, कई सारे ऐसे संगठन थे जो कि किसी के पक्ष में थे, किसी के पक्ष में नहीं थे। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग RSS की बात कर रहे हैं तो इसको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसको लेकर के सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1947 में भारत को आज़ादी तो मिल जाती है। देन आफ्टर 1948 में एक बहुत ही दुखद घटना घटती है और महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है 30 जनवरी 1948 को। जो नाथूराम गोडसे है वो इनका हत्यारा बनता है और उसका जुड़ाव RSS से था। उसके बाद 1948 में फरवरी 1948 में RSS पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि भाई हम इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। गेटिंग इट। उसके बाद बहुत मान मनोबल के बाद में, बहुत सोच विचार के बाद में जाकर के 1949 में इस पर से प्रतिबंध हटा दिया जाता है। उस समय भारत के जो गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब देखो होता यह है कि 1966 के समय में, जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, पहले तो लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे प्रधानमंत्री, है ना। पंडित नेहरू जी की निधन के बाद में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और लाल बहादुर शास्त्री जी का जब निधन हो गया, है ना, देन आफ्टर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं। अब होता यह है कि 7 नवंबर 1966 को एक घटना घटती है जिसमें एक विरोध प्रदर्शन RSS के नेतृत्व में बहुत व्यापक तौर पर नई दिल्ली में संसद भवन के पास में होता है। क्यों होता है? तो गो हत्या के विरोध में ये प्रदर्शन बहुत जम करके किया जाता है। लाखों समर्थकों की भीड़ RSS जुटाता है, जिसमें कई सारे जो सरकारी कर्मचारी वगैरह थे उनको भी इसमें शामिल किया जाता है और एक बहुत ही घनघोर प्रदर्शन किया जाता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 30 नवंबर 1966 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यह निर्देश दिया कि भाई केंद्र सरकार के जो भी सरकारी सेवक हैं वो अब इसमें शामिल नहीं होंगे। ध्यान से समझिएगा,
उनको इसमें शामिल होने से मना कर दिया गया। अब यहाँ पर एक नियम की बात आती है कि आखिर किस नियम के तहत ये स्टैंड लिया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इसको हम लोग CCS संचालन नियम 1964 इस रूप में जानते हैं। CCS का मतलब होता है कि भाई सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 का जो रूल नंबर 5 का क्लॉज नंबर 1 है, इसके तहत ये निर्णय लिया गया। और इसके तहत जानते हो 2 संगठनों को के संदर्भ में ये बैन लगाया गया था, जहां एक तरफ RSS और दूसरी तरफ दूसरा जो संगठन था वो एक मुस्लिम संगठन था जिसका नाम है जमात-ए-इस्लामी। जमात-ए-इस्लामी यानी कि केंद्र सरकार ने कह दिया कि देखो साहब, कोई भी केंद्र सरकार का कर्मचारी RSS या फिर जमात-ए-इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा या इसकी किसी भी एक्टिविटी में इसको लिप्त पाया जाता है तो फिर उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और इस आधार पर यह नियम अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रूप धारण कर चुका था। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये नियम लागू करने के बाद में होता यह है कि 1970 में फिर से इसमें एक तरीके से संशोधन किया जाता है, इसको और मॉडिफाई किया जाता है और कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकारी कर्मचारी इसका उल्लंघन करेगा तो उसके अगेंस्ट में हम कार्रवाई करेंगे। और 1980 में फिर से इसको लेकर के एक हिदायत दी गई। सरकारी सेवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे किसी भी सांप्रदायिक मामलों में न उलझें, सांप्रदायिक संगठनों का हिस्सा न बने और वो सांप्रदायिक सौहार्द को महत्व दें। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अपनाए रखने की आवश्यकता है। और 1966, 1970 और 1980 तीनों बार ये जो व्यवस्था की गई इस नियम के अंतर्गत, तीनों ही समय में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ही थी, है ना। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। देन आफ्टर अब 58 ईयर्स के बाद में 1966 के बाद में जिस तरीके से अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा RSS के संदर्भ में ये फैसला लिया गया है कि सरकारी सेवक अब इसका हिस्सा बन सकते हैं, तो ये बताना चाह रहा है कि RSS जो है अब एज सच कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और जो जमात-ए-इस्लामी है वो अभी भी इसका हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो नियम है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि एज सच किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी भी चुनावी प्रक्रिया में कोई भी सरकारी सेवक यदि इस तरीके से संलिप्त पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। अब जब RSS को इसमें से हटा दिया गया है, RSS को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि सरकारी सेवक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो सरकार का ये मानना है, बट ऑब्वियस ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि देखो भैया, हम RSS को सच कोई ऑर्गेनाइजेशन मान ही नहीं रहे हैं। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन मान ही नहीं रहे हैं तो इस नियम के दायरे में वो आएगा ही नहीं, और जब इस नियम के दायरे में आएगा ही नहीं तब तो फिर बात ही अलग है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है और इसी आधार पर यह जो निर्णय है, यह निर्णय लिया गया। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है उसकी कुछ अलग स्तर पर आलोचना भी की जा रही है। कुछ जो ऐसे पक्ष हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से लिया गया निर्णय कहीं ऐसा न हो कि इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। जो सरकारी सेवक हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति से अलग रहते हुए और वो संविधान के प्रावधान के अनुसार संविधान की रक्षा करते हुए काम करें। लेकिन यदि इस तरीके से RSS में फिर से वो शामिल होने लगेंगे तो उनको उनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है, उनको नए सिरे से कुछ भी समझाया बुझाया जा सकता है और ये देश की रक्षा, सुरक्षा, शासन प्रशासन के लिए ठीक नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ RSS के संदर्भ में ये जानकारी मिल रही है कि उसने अपने स्तर पर एज सच कोई डिमांड नहीं रखी थी कि आप नियम में कोई भी बदलाव करें, है ना। आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई 1966 से लेकर के और अभी तक तो ये नियम चल ही रहा था। इस बीच पहले भी बीजेपी की सरकार रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी। एट दैट टाइम ऑल्सो उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं किया गया। 2014 से लेकर के 2024 तक भी सरकार रही, इस दौरान भी कोई ऐसा चेंज नहीं किया गया। अब यहाँ पर चेंज किया गया है। तो ये जो है कुछ राजनीतिक दलों में इस तरीके से आलोचना की स्थिति भी देखी जा रही है। खैर ये हम लोगों का विषय नहीं, इसको लेकर के हम लोग को कोई वाद विवाद नहीं करना है। जो मेन मुद्दा था वो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से
आरएसएस का निर्माण होता है, क्या ये परिस्थितियां थी उसके निर्माण के संदर्भ में, और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में इसको लेकर के क्या कुछ जानकारियां मिलती हैं, और साथ ही जो नियम है वो नियम क्या कुछ कहता है, नियम के बारे में मैंने यहाँ पर आपको इंडिकेट कर दिया। आई थिंक इससे आपको ये बात स्पष्ट हो रही होगी कि आखिर क्या कुछ वजह इस संदर्भ में रही हैं। अंत में मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहूंगा कि स्टडी IQ IAS टीम के इस P2I बैच को आप ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि 27 जुलाई से शाम में 6 बजे से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और इसके जरिए आपको कई सारी सुविधाएं मिल रही है, जिसमें सबसे बड़ी सुविधा है कि यदि आप IAS प्री 2025 को क्वालिफाई करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें आपकी पूरी फी वापस हो जाएगी, और इसके अंतर्गत तमाम सुविधाएं जैसे कि PT और मेंस के स्तर पर टेस्ट सीरीज की सुविधा, 1000+ आवर्स की सभी विषयों की लाइव कक्षाएं, मेंटरशिप की सुविधा, साथ ही आप इसके अंतर्गत 18 सेट ऑफ बुक्स भी पा सकते हैं, और इन तमाम सुविधाओं का लाभ आप मात्र 27,999 रुपए के इस कोर्स के जरिए उठा सकते हैं। तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपने GS की तैयारी को और महत्वपूर्ण बनाइए। एक बात मैं आपको और बता दूं कि यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप मुझसे मेल ID से भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और साथ ही यदि आप स्टडी IQ के ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपको इस प्रोग्राम का PDF भी मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।